इवनिंग गाइस। तो अभी रात के 11:20 हो रहे हैं और मैं पॉलिटी का अपना सेकेंड लेक्चर इस स्लाइड में रिप्रेजेंट करूंगा। प्रॉपर आपको लिख के दिखाऊंगा, खुद एम्प्टी स्लाइड रहती है, सबको पता है। तो पहले लेक्चर में हमने डिस्कस क्या करा था, बेसिकली ये पॉलिटी है क्या, किस किस एग्जाम्स में इसका काम है, और बेसिक कंसेप्ट बताए थे लॉ वगैरह के, और कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करा था। और फिर मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स कितने होते हैं। ये प्रॉपर आज की वीडियो में भी कवर होगा, ठीक है। और फिर मैंने बताया था कॉन्स्टिट्यूशन आया तो एक डायग्राम बना देना। कॉन्स्टिट्यूलिज्म बताया था पूरा कि इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, और सेपरेशन ऑफ पावर बताया था, पूरा बता दिया था आपको मैंने। और लास्ट में केसेस वगैरह भी बताए थे, कुछ केसेस भी डिस्कस करे थे, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट भी बताई थी, और पार्लियामेंट्री सिस्टम भी कवर करा था, प्रेसिडेंशियल सिस्टम भी कवर करा था, और उसके बेसिस पे ये मैंने मेरिट्स भी बताए थे कि इनके फ़ायदे क्या क्या हैं। और उसके बेसिस पे मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था जिसका आंसर कई लोगों ने दिया था, और लेकिन वो प्रॉपर इसे समझ नहीं पाए थे भाई। तो इसका आंसर आज मैं आपको प्रॉपर दूंगा। तो आइए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक क्या डालना है भाई, कॉन्स्टिट्यूशन से ही जिक्र होगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें रह गई थी। कॉन्स्टिट्यूशन भाई छोटी सी बुक तो है नहीं कि तुम तुरंत ख़त्म कर दो। पॉलिटी में हमें ओवरऑल पढ़ना पूरा ही कॉन्स्टिट्यूशन है कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो कॉन्स्टिट्यूशन सबको पता है क्या है भाई, अब तक तो सबको पता है, ठीक है। क्या है पहला पॉइंट, हाईएस्ट लॉ है। मानते हो ये बात? मानते ही होगे भाई, अब तक तो पूरा पढ़ चुके हो। इसको और क्या बोलते हैं, हम पहले लेक्चर में नाम दे चुका हूँ मैं, सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड है, ठीक है। जो पहले लेक्चर देख के आएंगे उनको फ़ायदा मिलेगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, फ़ायदा मिलेगा। और दूसरी चीज़ बोलता हूँ, ऑर्गेनिक लॉ, ठीक है। ये वर्ड को याद रखना भाई, कॉन्स्टिट्यूशन जब भी आए ये मेंशन कर देना। और यूपीएससी का पेपर उठा के देख लेना, पिछले साल का, पिछले से पिछले साल का, पिछले से पिछले साल का, ऑर्गेनिक लॉ का जिक्र हर जगह हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिक लॉ क्या होता है उसके बारे में बता दूं, जो समय के साथ साथ चेंज होता रहे, ठीक है। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा हो गया जैसे आर्टिकल 21, ठीक है। अब ऑर्गेनिक नेचर कौन से आर्टिकल के कारण आता है, वो आता है आर्टिकल 368 के कारण, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे ऑर्गेनिक कौन बनाता है भाई, पार्लियामेंट बनाती है और सुप्रीम कोर्ट बनाती है। अलग अलग केसेस के जजमेंट पास करके ऑर्गेनिक नेचर शो होता है, ठीक है। समझ गए ना इतना? तो ऑर्गेनिक लॉ का मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अपनी 3 लिस्ट होती हैं, ठीक है। एक होती है अपनी कौन सी, सेंट्रल लिस्ट, जिसको यूनियन लिस्ट बोल देते हैं। एक होती है स्टेट लिस्ट, एक होती है लोकल लिस्ट अपनी, ठीक है, लोकल लेवल की, ठीक है। अब यूनियन लिस्ट में बात करी जाए तो कौन कौन करता है, इसमें भी 3 लोग होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया मेरा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, और क्या होता है, जुडिशरी, ठीक है। सेम इसमें भी होता है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ठीक है। सेम इसमें भी होगा एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। अब यूनियन लिस्ट में अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो करंट की डेट में 99 है, ठीक है। स्टेट लिस्ट में बात करूं तो करंट हैं 61, ठीक है। और लोकल लेवल पे बात करूं तो 29 + 18 है, पंचायत और म्यूनिसिपल पार्टीज़ के, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें यूनियन लिस्ट में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। जैसे मेरा डिफेंस से रिलेटेड इसमें आ जाएगा, समझ गए। स्टेट में क्या आ जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर्स आ जाएंगे। और लोकल्स में वही आ गए म्यूनिसिपल पार्टीज़ वगैरह, पंचायती राज, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इसके किसके, सेंट्रल लेवल में एग्जीक्यूटिव के बारे में, ठीक है। एग्जीक्यूटिव कौन होता है भाई, ठीक है। ये हो गया मेरा प्रेसिडेंट हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, अपने पीएम भैया हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को जो कि हेड करते हैं, ठीक है। ये हो गए अपने सेंटर में एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर में कौन आ जाएगा भाई, यहाँ पे लॉज आ जाएंगे मेरे, ठीक है। और जुडिशरी में कौन आ जाएगा भाई, जो डिस्प्यूट को सॉल्व करेगा। क्या सॉल्व करेगा, डिस्प्यूट को। डिस्प्यूट को कौन सॉल्व करता है मेरे भाई, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो समझ गए ना, ये था इसके बारे में। अब स्टेट लिस्ट में बात करी जाए तो एग्जीक्यूटिव का रोल किसके पास होता है भाई, गवर्नर के पास होता है, और सेंटर ऑफ मिनिस्टर्स के पास होता है, जिनको हेड करता है कौन, जिनको हेड करता है कौन,
अपने सीएम जी करते हैं, सीएम या बोले तो अटॉर्नी जनरल, ठीक है। अब इसमें भी लेजिस्लेचर होता है, तो लॉज वगैरह का कौन करता है, लॉज का करता है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। आगे आने वाली चीज़ों में सबके बारे में बहुत डिस्कस करेंगे, अभी मैं आपको बस डेमो दे रहा हूँ। और जुडिशरी होती है, जुडिशरी में क्या आता है मेरा यहाँ पे, हाई कोर्ट आ गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आ गई, ठीक है। और सेम लोकल लेवल्स की बात भी कर लो, लोकल लेवल्स में कौन आ जाएगा, पंचायत का प्रेसिडेंट आ गया, पंचायत का वाइस प्रेसिडेंट आ गया, ठीक है, मेयर आ गए और डीएम आ गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिस एग्जाम की तुम तैयारी कर रहे हो भाई, ठीक है। और लोकल लेजिस्लेचर लॉस का कौन करता है, तो यहाँ पे होती हैं इलेक्टेड पंचायत, क्या होती हैं, ध्यान देना, इलेक्टेड पंचायत, ठीक है, या म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है। और ये क्या करता है, यहाँ पे भी तो जुडिशरी के लिए कुछ होगा भाई, हाँ, तो यहाँ पे होती हैं ग्राम न्यायालय, ठीक है, ग्राम न्यायालय, जिनको मैं बोलता हूँ विलेज कोर्ट्स। तो समझ गए ना, पूरा बता दिया आपको मैंने, पूरी लिस्ट तैयार करके दे दी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और लोकल लेवल के बारे में, ठीक है। तो ये रहा, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। पहले बोल दिया कि हाईएस्ट लॉ होता है, हाईएस्ट लॉ मतलब सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। ऑर्गेनिक लॉ होता है, ठीक है, ऑर्गेनिक लॉ मतलब जो अपने नेचर के हिसाब से चलते रहे, 2001 में कुछ और 2024 में कुछ और हो जाए और 2030 में कुछ और हो जाए, ठीक है। और ये कैसे होता है, आर्टिकल 368 की मदद से, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की मदद से, और आर्टिकल 21 इसका सबसे बड़ा उभरता हुआ एग्जाम्पल है। तो 2 पॉइंट्स तो मैंने डिस्कस कर लिए। अब मैं बढ़ता हूँ तीसरे पॉइंट की तरफ। डाल दे भाई तीसरा पॉइंट भी क्या होता है। तो तीसरा पॉइंट बोल दूंगा कि कोई भी लॉ, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होगा, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होगा, ठीक है। सबसे ऊपर जो मेरा लॉ है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही रहेगा, ठीक हो गया, समझ गए ना, यही बात है। प्रॉपर मैंने चीज़ें बताई थी पहले लेक्चर में, वही सब है ये। फिर चौथा पॉइंट डाल दे भाई, आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस, ठीक है, आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस। अब ये मेरा, इसको मैं आपको डेमो दे रहा हूँ हल्का सा, इसके बारे में मैं प्रीएम्बल में पढ़ेंगे बहुत प्रॉपर तरीके से। प्रीएम्बल पे मेरा अगला लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 3, ठीक है। आइडियल्स में क्या क्या आ जाते हैं, आइडियल्स में भैया जी मेरे आ जाते हैं गोल्स वगैरह। क्या आ जाते हैं आइडियल्स में, आइडियल्स में मेरी आ जाती हैं वैल्यूज़, उल्टा बोल दिया था। एस्पिरेशंस में आते हैं गोल्स, ठीक है। अब वैल्यूज़ के बारे में बात करी जाए तो वैल्यूज़ कौन कौन सा होता है, वैल्यूज़ होती हैं मेरी सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, ठीक है, ये सारी मेरी वैल्यूज़ हैं। और इनको आप प्रॉपर डिफाइन करेंगे हम अपने प्रीएम्बल के लेक्चर में, सारे वर्ड्स प्रीएम्बल में एडेड है। अब गोल्स कौन कौन से होते हैं मेरे, गोल्स तो सबको पता होगा, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फेडर्निटी, ठीक है। अभी ज़्यादा पंचायत में बताना कि ये है क्या भाई, ये बोल क्या रहा है, अभी आप बस देख लो कि ये है क्या क्या, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन से ही है हमारे। 4 पॉइंट अपने क्लियर हुए। अब बढ़ते हैं 5वें पॉइंट की तरफ, ठीक है। 5वां पॉइंट बोलता है कि स्पेशल लीगल सेंसिटी है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है मेरा, स्पेशल लीगल सेंसिटी। इसका मतलब क्या है, हिंदी मीडियम वालों को समझ नहीं आएगा, कई बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं जो अपनी वीडियो देखते हैं। इसमें बोला गया है कि खाली कॉन्स्टिट्यूशन ही है, खाली कॉन्स्टिट्यूशन ही है जिसके पास पावर है, कंप्लीट पावर है, कंप्लीट अथॉरिटी है, और इसी को लेकर जो मेरा सेंटर में एग्जीक्यूटिव होगा, लेजिस्लेचर होगा और जुडिशरी होगी वो ऑपरेट करेगी, ठीक है, ठीक है, वो ऑपरेट करेगी। ये बोला गया कि इनको अनलिमिटेड पावर ना दे दी जाए, इनको लिमिटेड गवर्नमेंट में रखता है, क्या रखता है, कॉन्स्टिट्यूशन रखता है, ठीक है, लिमिटेड कर देता है गवर्नमेंट को। क्या करता है भाई मेरा, कॉन्स्टिट्यूशन करता है। तो यही है स्पेशल लीगल सेंसिटी, मतलब सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। अब एक पॉइंट और है इसमें, छठा, ठीक है। और क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मेरा रिलेशन भी बताता है
किन दोनों लोगों के बीच में भाई, तुम बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का तो बताएगा नहीं, क्लियर सी बात है। रिलेशन बताएगा गवर्नमेंट और पीपल का कैसा रिलेशन है, ठीक है। अब जैसे जो लीगल सिटीजनशिप होगी वो भी यही देगा। लीगल सिटीजनशिप मतलब राइट टू स्टेटहुड। अब इसका मतलब क्या होता है कि डेट इज प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट, कि भाई तुम रह रहे हो तो तुम्हें स्टेट प्रोटेक्शन देगा। अब ये भी नहीं भाई कि अजमल कसाब जी को हमारा स्टेट प्रोटेक्शन दे दे, ठीक है, समझ रहा होगा ना मेरी बात, थोड़ा तो फील होगा तुम्हारे अंदर भी। तो ये था मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब थोड़ी बहुत बातें करते हैं हम, किसके बारे में बातें करेंगे, इतना समझ गए ना आप, पक्का समझ गए? कोई डाउट होगा तो एक बार देख लो, जल्दी जल्दी रिवाइज मान लो, इस स्लाइड को देख लो एक बार भाई कि मैंने बताया क्या है पूरा। ये चीज़ देख लो एक बार, राइटिंग मत देखना भाई, बोल लेना, ठीक है, अच्छे से देखना, हर एक चीज़ देख लेना। तो अब मैं अगली साइड की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है। मैंने पिछली बार कॉन्स्टिट्यूशन के टाइप्स डिफाइन करे थे और उन्हीं को मैं दोबारा से लूँगा, क्योंकि मैंने प्रॉपर वो देखा था जब मैंने, तो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाए थे, मैंने खाली रिटर्न और अनरिटर्न के बारे में बताया था, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के जो टाइप्स हैं भाई वो भी मेरे डिफाइन हैं अलग अलग चीज़ों पे, ठीक है। किन अलग अलग चीज़ों पे और देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि कोडिफिकेशन के बेसिस पे पहला है मेरा, और जो मान लेते हैं चलो कि छोटा मैंने बढ़ जाए अपना, ये तो फ़ायदा है अपने फ़ोन का। पहले बात करेंगे हम कोडिफिकेशन के बेसिस पे। कोडिफिकेशन के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है रिटर्न, एक होता है अनरिटर्न, ठीक है, बता चुका था, प्रॉपर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रिटर्न मतलब भाई कि क्लासिफाइड है, और अनरिटर्न मतलब अनक्लासिफाइड है, या नॉट क्लासिफाइड बोल दे भाई, सीधे सीधे, ज़्यादा इंग्लिश क्यों पेन ली। अब देख लो भाई, एक डायग्राम बना रहा हूँ, इससे समझ जाना। क्लासिफाइड मतलब कि जो ये है मेरा ऐसे अरेंज्ड है, ठीक है, प्रॉपर अरेंजमेंट है, ठीक है। जो स्पेशल लॉज हैं इनका मतलब क्या, जो स्पेशल लॉज हैं उनको टॉप पे रखा हुआ है, ठीक है। और जो ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन होता है कॉम्प्लेक्स टू चेंज होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स टू चेंज मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट। मान लो एक में पार्ट 1 डिफाइन है, पार्ट 1 किससे रिलेटेड होगा आपको आने वाले लेक्चर्स में पता चलेगा, ये पार्ट 2 इसमें है, पार्ट 3 इसमें है, ठीक है, ओवरऑल ये है, ठीक है। और अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होगा, मैंने पहले लेक्चर में इसके बारे में बहुत डिटेल में बताया, बहुत ज़्यादा डिटेल में दिखा दे रहा हूँ। अभी तो मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को बताना पड़ रहा है, पूरा एक बार कवर कर ही लूँ जब मैं स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ टाइप्स, तो ठीक है। कहाँ है, ये देखो यहाँ पे मैंने बहुत डिटेल्स में बताया पूरा एकदम, ठीक है, देख लेना इसे, तभी मैं कह रहा हूँ पहले लेक्चर देख के आयो तो बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और नॉट क्लासिफाइड मतलब क्या है कि एक मान लो ये है, इसी में एक ही है, ठीक है, इसमें तो जैसे ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, इसमें एक ही में भाई आया फेंक दिया ऐसी। अब मान लो इसका मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से उसमें दूंगा, इसमें जो लॉज होते हैं भले ही वो ऑर्डिनरी हों, भले ही वो टॉप वाले हों, ठीक है, उन सबको एक ही दर्जा मिला है, ऑल आर इक्वल, ठीक है, ऑल आर इक्वल, सबका दर्जा एक ही है, या भले ही सिंपल हो या भले ही कॉम्प्लेक्स हो, सबको एक ही अरेंजमेंट में रखा हुआ है, ठीक है। अब इसका एग्जांपल रियल लाइफ से देता हूँ। मान लो तुम भाई कोचिंग कर रहे हो, तुम नोट्स वगैरह प्रॉपर बना रहे हो, तूने आज बनाए हिस्ट्री के नोट्स, ठीक है, उसको अलग पन्ने में रखा प्रॉपर, एक जगह ही हिस्ट्री के रख दिए, ठीक है, एक जगह तूने पॉलिटी के बनाए उसको अलग रखा, पॉलिटी के अलग रख दी। अब इसमें क्या है भाई, मैं फिर तेरी दोबारा हिस्ट्री क्लास रिपीट हुई, तूने हिस्ट्री के नोट्स उठा के इसमें डाले, ठीक है, ऐसे प्रॉपर अरेंजमेंट रखा है। अब इस वाले केस में क्या है, तेरी आज मान ले हिस्ट्री की क्लास हुई, ठीक है, तूने ली, बहुत बढ़िया, पॉलिटी की क्लास हुई, तूने ये भी ली, बहुत बढ़िया, फिर तेरी हिस्ट्री क्लास हुई, बहुत बढ़िया, तूने इनका कोई भी अरेंजमेंट नहीं रखा। मान ले तेरी डे 1 में हुई, तूने ठीक है ये डे 1 में डाल दिया, ये डे 2 में हुई, ये डे 2 में डाल दिया, ये डे 3 में हुई, ये डे 3 में डाल दिया, ठीक है, तूने कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं रखा। ये डिफरेंस है रिटर्न ऑन अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन में, समझ गए ना? तभी मैंने बोला यहाँ पे सारे इक्वल हैं भाई, ए फॉर एप्पल, जेड फॉर बी एप्पल। इसके केस में ऐसा भी नहीं है, मैं वैसे बोल रहा हूँ मजाक मजाक में, थोड़ा समझ जाना। कोडिफिकेशन के बेसिस पे मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है। अब दूसरा जो मेरा क्लासिफिकेशन है
वो है अमेंडेबिलिटी के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? अमेंडेबिलिटी के बेसिस पे। अमेंडेबिलिटी के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो भाई ये भी दो टाइप का होगा, एक होगा मेरा रिजिड, एक होगा मेरा फ्लेक्सिबल। जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो रिजिड होते हैं और जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, ठीक है। जनरली, हाँ, हर केस में मत मान लेना आप, जनरली। और ये जो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं ये तो फ्लेक्सिबल होते हैं हमेशा के लिए, ठीक है। इसका एग्जांपल यूएसए हो गया, इसका एग्जांपल यूके हो गया, समझ गए। रिजिड और फ्लेक्सिबल मतलब समझ गया ना कि कौन जल्दी अमेंड हो जा रहा है, कौन देर में अमेंड हो रहा है, किसको अमेंड करने में हमें झाड़ पड़ रहा है, किसको अमेंड करने में हमें तुरंत हो जा रहा है, ठीक है। समझ गए ना। ये था मेरा ओरिजिन के बेसिस पे। तो अब एक रेक्टेंगल ट्रायंगल बनाऊंगा, गोल्डन ट्रायंगल रूल कहता हूँ मैं उसे। ओवरऑल वो याद रख लेना, ठीक है। दोनों कंट्रीज को कंपेयर कर लेंगे रिटर्न और अनरिटर्न में। ये बन गया मेरा ट्रायंगल, ठीक है। बन रहा है ना, ट्रायंगल जैसा लग रहा है भाई, क्यों नहीं लगेगा, मैंने बनाया है। ट्रायंगल बन गया और यहाँ पे मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रखा, ठीक है। गवर्नमेंट को रख लिया और हमेशा की तरह टॉप पे मेरा लेजिस्लेचर ही रहेगा और यहाँ पे एग्जीक्यूटिव को रखा मैंने। टॉप पे एग्जीक्यूटिव रहता है वैसे इंडिया केस पे, ठीक है। नहीं, जुडिशरी रहती है, यहाँ पे मैंने जुडिशरी को रखा, ठीक है। अब सबको पता है इसका काम क्या है। इसका काम है, थोड़ा यार इसको बीच में डाल देता हूँ यार, क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी अभी। अरे मेरे लला, इसका मुझे प्रॉपर ज़रूरत पड़ेगी ना अभी, क्योंकि दोनों को कंपेयर करूँगा मैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा था मैं, अब सबको पता है कि लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, जनरेटिंग लॉस, पता है ना, हाँ। जुडिशरी का काम क्या होता है, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ, इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉस। और एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, इम्प्लीमेंटिंग लॉस। पता है ना सबको, एक लॉ बनाता है, एक लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है, एक निगरानी रखता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपना, कलर चेंज कर ले। यहाँ पे मैं लिखूँगा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपना और यहाँ पे मैं लिखूँगा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अपना, ठीक है। अनरिटन के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो लेजिस्लेचर है, कलर चेंज करो, फिर से डार्क कलर लो यार थोड़ा, जो लेजिस्लेचर है वो सुप्रीमेसी रहेगा। और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, जो जुडिशरी है वो सुप्रीमेसी रहेगी, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है यूके और इसका एग्जाम्पल है मेरा यूएसए, ठीक है, ठीक है। यूके में क्या है, पार्लियामेंट्री सोविजनिटी, इसका मतलब पार्लियामेंट्री सोविजनिटी, ठीक है। ऑल पावरफुल, ऑल पावरफुल, ठीक है। नॉट कॉम्परेटिव, सारा पावरफुल है, ठीक है। यूएसए के केस में क्या होता है, जुडिशियल सुप्रीमेसी होती है, जुडिशियल सुप्रीमेसी होती है, ठीक है, ठीक है। जो जुडिशरी है इसको यहाँ पे बोला जाता है, एससी को गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, सुना होगा ना आपने, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। समझ गए, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तभी कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को गार्ड करता है, ठीक है। समझ गए ना, अनरिटन के कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी पावर है और रिटन के कॉन्स्टिट्यूशन में किसकी पावर है। ओवरऑल मैंने यही बताना था, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे, इसे कोई दिक्कत भी नहीं आई होगी आपको। तो मैं आशा करता हूँ ये क्लियर हो गया होगा आपको। अमेंडेबिलिटी के बेसिस पे भी हो गया, कोडिफिकेशन के बेसिस पे भी हो गया, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ ये डायग्राम बना के भी समझा दिया मैंने। ये रूल आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, समझ गए। अब अगले उस पर बढ़ते हैं, किस पे बढ़े अब अगले। अब अगला टॉपिक उठाते हैं मेरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उठाएंगे, उसी में मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह सब बता दूंगा आपको। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है इसमें। आप एम लक्ष्मीकांत वगैरह बुक उठाओगे तो भाई उनमें तो भर भर के दे रखा है। अब मैं इसको कंपेयर कर लूँगा सीधे किस किस से, कुछ इंडियन डिमांड्स थी, ठीक है, और उसी के रिगार्डिंग ब्रिटिशर्स ने कुछ रिस्पॉन्स दिया। भाई मैं को तू डिमांड करेगा तो कोई रिस्पॉन्स तो जरूर देगा ना, तो वही बात थी यहाँ पे भी। तो इंडियन डिमांड्स थी और उसी के उसमें ब्रिटिशर्स ने कुछ रिस्पॉन्स दिया। तो इंडियन डिमांड सबसे पहले क्या थी,
1934 से बात करते हैं। 1934 में अपने एम एन रॉय जी थे, ठीक है। एम एन रॉय कौन थे? कम्युनिस्ट मूवमेंट के नेताजी थे। इतना बड़ा याद मत रखना, मुझे याद है तब मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो इन्होंने क्या करा था, सबसे पहले आइडिया दिया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, ठीक है, कि हमारे पास भी भाई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। फिर 1935 में आईएनसी से, किससे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से पहली बार आईएनसी ने वो डिमांड को रखा। आईएनसी ने बोला हाँ भाई क्या तो सही रहे हैं, हमारे पास भी होना चाहिए। फर्स्ट टाइम बाय आईएनसी, ठीक है। फर्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ गलत हो गया, फर्स्ट डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। इंग्लिश मत देखना, समझ जा रहे हो ना, बस वो बहुत है। फिर 1938 में, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ वो तो लिख नहीं रहा हूँ, मैं अपने समझने के लिए कर रहा हूँ कि हाँ भाई मुझे बेसिक कंसेप्ट याद है, मैं कोई आंसर राइटिंग तो कर नहीं रहा हूँ। आंसर राइटिंग आपको दिखाऊंगा मैं कैसे करता हूँ मैं। 1938 में फिर भाई JLN आए। JLN मतलब कौन है भाई? जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने डिक्लेयर करा कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो फ्री होगा हमारा, किससे? फ्री फ्रॉम अदर कंट्रोल्स, ठीक है। जो हमारे पास हुकूमत चल रही है उनके उससे फ्री रहेगा, ठीक है। फ्री इंडिया का भी, और बोला कि फ्री इंडिया का भी कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, ठीक है। JLN ने यही बोला। तो एक बार दोबारा बताता हूँ। इंडियन 1934 में पहली बार एम एन रॉय जी आए, जो कि कम्युनिस्ट मूवमेंट के नेता थे, बहुत बढ़िया नेता थे, अच्छे खासे थे। उन्होंने आइडिया दिया कि हमारे पास भी भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, गांधी जी के टाइम के थे ये, ठीक है। फिर 1985 में आईएनसी ने पहली बार बोला कि हाँ भाई ये आइडिया उन्हें ही पसंद आया, और आईएनसी ने बोला हाँ भाई हमारे पास भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। फिर 1938 में जवाहरलाल नेहरू जी आए और उन्होंने बोल दिया हाँ भाई हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, वो भी फ्री इंडिया का एक कॉन्स्टिट्यूशन होगा, ठीक है। और यही बोला गया कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बनेगा वो बिना आउटसाइड किसी सपोर्ट के बनेगा, ठीक है। अब उसके रिगार्डिंग ब्रिटिशर्स का रिस्पॉन्स सुन लो। ब्रिटिशर्स ने रिस्पॉन्स में भाई 1940 में, ये रील भेज रहा है मुझे कोई, 1940 में ऑगस्ट ऑफर आया। ऑगस्ट ऑफर को सीधा क्या बोला भाई कि नहीं चाहिए, ठीक है। मुस्लिम लीग ने इसे अपोज कर दिया था, 1940 में आया, नहीं चाहिए। ज़्यादा डिटेल में मत घुसना, बस आपको थ्योरी टाइप की बता रहा हूँ मैं, स्टोरी टाइप की। फिर 1942 की बात करें तो 1942 में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है। 1942 में अपना क्रिप्स मिशन आया, और इसको भी मुस्लिम लीग ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया, बोल दिया ये भी नहीं चाहिए, ठीक है। और फिर 1946 में, ठीक है, 1946 में अपना कैबिनेट मिशन आया। क्या आया? कैबिनेट मिशन, ठीक है। 1946 में अपना कैबिनेट मिशन आया, उस स्कीम को अडॉप्ट करा गया, कैबिनेट मिशन में 3 जने थे। एक थे, नाम याद मत रखना, बोल दे रहा हूँ, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे, और AV अलेक्जेंडर थे, ठीक है। ये 3 जने आए और इन्होंने बनाया था कैबिनेट मिशन, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ था, जो डिमांड थी वो एक्सेप्ट करी गई थी, ठीक है। बीपी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताना बीपी मतलब क्या है। PS मतलब बता दे रहा हूँ, प्रेजेंट स्टेट है, जिसने पॉलिटी पढ़ी होगी उसको पता ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों ने बोल दिया बीपी मतलब ब्रिटिश प्रोमिनेंस। यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन का बोला गया, और यहाँ पे बोला गया कि नॉमिनेशन होगा प्रोमिनेंस स्टेट में, ठीक है। और क्या बोला गया, और एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, तो यहीं से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसका था उसकी डिमांड उठना चालू हो गई थी, ठीक है, यहीं से होना चालू हो गया था। और क्या हुआ था, जो एक मुद्दे की बात और बता दे रहा हूँ, जो महात्मा गांधी जी थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो कभी भी पार्ट नहीं थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कभी भी पार्ट नहीं थे, ठीक है। ये बेसिक डेट्स हैं, इन्हें याद रख लेना, प्रॉपर बताया आपको मैंने, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना इसे, ज़्यादा आएगा नहीं, तहीं मैंने जो 4 डेट्स मार्क करी हैं उन्हें देखना बस, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अब जो बता रहा हूँ वो देख लेना। इससे मेन क्वेश्चन वही आता है कि भाई हाँ कब बना, कब क्या हुआ, फ्लैग को कब अडॉप्ट करा गया, ये सब आता है इससे, ठीक है। बताऊँगा मैं, सब बताऊँगा, प्रीएम्बल के बाद बताऊँगा वो, ठीक है। फिर ओवरऑल क्या हुआ, देखो डिमांड वगैरह सब हो गई। 1950 में फिर अपना आ गया था, आप सबको पता है क्या क्या आया था वो ही बता दो अब। 1950 में, और आज से कंपेयर कर लूँगा, 2025 हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या आया था, सबसे पहले मेरा एक प्रीएम्बल आया,
ठीक है, प्रेम मतलब इंट्रो, अगला लेक्चर इसी पे होगा। और फिर मेरे कुछ प्रोविजंस आए। प्रोविजंस किससे रिलेटेड आए थे मेरे? प्रोविजंस में मेरे आ गए पार्ट्स, चैप्टर्स, आर्टिकल्स। टोटल आर्टिकल्स आए थे उस टाइम पे 395। शेड्यूल्स, शेड्यूल कितने आए थे? 8 शेड्यूल आए थे, ठीक है, समझ गए, ये चीज़ आई थी, ठीक है। फिर 2025 से अगर मैं कंपेयर करूँ तो प्रीएम्बल तो रहा ही भाई, इंट्रो था। उसके बाद मेरे प्रोविजंस आए, ठीक है। प्रोविजंस कितने हैं आज की डेट में? आज की डेट में आर्टिकल्स कितने हैं कमेंट सेक्शन में बताना, अगले लेक्चर में कंप्लीट करेक्ट कर दूंगा। वैसे कमेंट सेक्शन में कोई ना कोई बता ही देगा जो प्रॉपर वीडियो देखेगा, ठीक है, बताना ज़रूर। और आज की डेट में शेड्यूल्स हो गए 12, इतना बता दे रहा हूँ, 400 से प्लस ही हैं, ठीक है। तभी तो अब देखो, पहले अपने कितने थे? पहले अपने 395 थे, आज की डेट में 400 से प्लस है। कमेंट सेक्शन में बताऊंगा, मुझे तो एग्जैक्ट फिगर याद है क्योंकि मैं तो पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। तो इसी चक्कर में मैंने बोला कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा ऑर्गेनिक है। समझ गए ना क्यों है? अब कंसेप्ट रिलेट हो गया ना आपका कि ऑर्गेनिक क्यों है। देखो यहाँ पे 395 में, और शेड्यूल भी मेरे 8 हैं यहाँ पे, और करंट की डेट में 12 हो गए हैं, ठीक है। शेड्यूल की प्रॉपर एक वीडियो बना दूंगा, ट्रिक बता दूंगा, जिसमें 12 के 12 शेड्यूल आपको रिमेंबर करा दूंगा, ठीक है। समझ गया कि क्यों ऑर्गेनिक है। और आर्टिकल 368 मैंने वीडियो में बोला था ऊपर कि आप बताना, चलो वो आपका काम मैं कर दे रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको एक काम दे दिया है कि आपने मुझे ये बताना है कि आज की डेट में करंट आर्टिकल कितने हैं, और मैंने आपको हिंट दे दिए 400 प्लस है, ठीक है। आर्टिकल 378 में क्या है? इसमें है अमेंडमेंट की प्रोसेस। अमेंडमेंट मतलब चेंज करना हो, कुछ ऐड करना हो या कुछ डिलीट करना हो। आगे और डिटेल में पढ़ेंगे इसे किस किस तरीके से होता है, या तो सिंपल मेजॉरिटी से होगा या स्पेशल मेजॉरिटी से होगा, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी और स्पेशल मेजॉरिटी को भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, टेंशन मत लेना, अभी बस आपको मैं इंट्रो दे रहा हूँ। अब इसी के रिस्पॉन्ड में एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आर्टिकल 368 के रिस्पॉन्स में आर्टिकल 21 का, ठीक है। सबको पता है ना आर्टिकल 21 में है क्या बेसिकली? बड़ा कर यार, बड़े मज़े लिखने में बड़े मज़ा आता है। राइट टू लाइफ, जब ये स्टार्टिंग में आया था, ठीक है, ये ऑर्गेनिक नेचर को पूरा शो करता है, ठीक है। कैसे करता है? अब देखो, ठीक है, जब ये आया था 1950s में, इसमें अमेंडमेंट हुआ और उससे आया प्रोटेक्टेड लाइफ, ठीक है। ये कौन से केस में आया था? मेनका गांधी केस, ठीक है। फिर 1950s में, फिर 1970s में भी हुआ, और उसमें दोबारा से बोल दिया कि प्रोटेक्टेड लाइफ के साथ साथ डिग्निफाइड लाइफ भी, ठीक है। ये भी किस में होता है? यही मेनका गांधी केस में हुआ था, ठीक है। अब तीसरा आया, तीसरा क्या आया? खुद गैस कर लो ना, 1990s के अराउंड आया था, ठीक है, 1999 के। एजुकेशनल लाइफ, ठीक है, एजुकेशनल लाइफ, यह आया था मेरा 21A में, आर्टिकल 21A में, ठीक है। अब ये किस में हुआ था? ये हुआ था मेरा मोहिनी जैन केस में, ठीक है। ये सब पढ़ लिया तो देखो, एजुकेशन भी मिल गई, प्रोटेक्टेड लाइफ भी मिल गई और डिग्निफाइड लाइफ भी मिल गई। एक चीज़ और रह रही ना, वो थी मेरी राइट टू प्राइवेसी। प्राइवेसी लिख दे सीधे सीधे यार, ठीक है, प्राइवेसी। यह आया था मेरा 2017 में, और ये केस का नाम है, कौन से केस में आया था? ये आया था मेरा पुट्टा स्वामी केस में, पुट्टा स्वामी केस में, याद रख लेना, ठीक है। तो बता दिया ना मैंने, आपको ओवरऑल व्यू दिया कि ऑर्गेनिक नेचर क्या होता है। आर्टिकल 21 देखो, कुछ नहीं था, राइट टू लाइफ था, सीधे प्रोटेक्टेड लाइफ भी जुड़ी, फिर 1950s में, फिर 1970s में डिग्निफाइड लाइफ, फिर 90s में कौन कंसेप्ट आ गया एजुकेशनल लाइफ का भी 21 में। ये केसेस के नाम भी लिखे हैं मैंने, देखो जो मैंने बोला था ना कि ऑर्गेनिक नेचर कौन मेंटेन करता है, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट वगैरह, और प्राइवेसी का भी आ गया था पुट्टा स्वामी केस में, ठीक है। अब बात करते हैं सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, अगले पन्ने में करते हैं यार। यहाँ पे मैं थोड़ी सी चीज़ बता दूंगा आपको, वैसी एक पन्ना बनाएंगे पूरा, उसमें ख़त्म कर देंगे, ठीक है। क्या? सेलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बीच में लिखते हैं, चलो सेलेंट। थोड़ी बारिश तो कराई जाए यार, गर्मी बहुत हो रही है। अब ये मत कहना क्या मजाक कर रहा है भाई तू। तो पहला सेलेंट फीचर है कि ये जो है ये लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है,
ठीक है, लेंथेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ठीक है। अब ये सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, उसके भी तो कुछ फैक्टर्स होंगे यार, ऐसी जो क्या लिख देते हैं कोई भी चीज़ रिटन, बुक में लिखा हुआ है लेंथेस्ट रिटन है तो तुम भी रट लो बस, ठीक है। क्योंकि जहाँ अगर इसकी ज्योग्राफी की बात करी जाए तो वो बहुत वास्ट है और डाइवर्सिटी है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर, अगर मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करूँ तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उससे बहुत चीज़ें उठाई गई हैं 1935। आगे आने वाले लेक्चर में इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, तो उसके कारण भी ये बहुत लंबा है। और तीसरा है कि सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप है, नहीं सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन है, सिंगल सिटीजनशिप नहीं है यहाँ पे, डबल सिटीजनशिप है अपने वहाँ, सिंगल सिटीजनशिप ही है, हाँ डबल क्या यार कहाँ कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ मैं, डबल सिटीजनशिप तो यूएसए में है, स्टेट की अलग है और यूनियन की अलग है, ठीक है। और चौथा पॉइंट है कि लीगल ल्यूमिनरीज, मतलब भाई वकीलों वगैरह ने बनाया था बहुत, वैसी वो भी है, ठीक है। और पहला पढ़ लिया आपने, अपनों ने फ्यूचर। अब दूसरा फ्यूचर देखो इसका, साइलेंट फ्यूचर। दूसरा क्या है भाई, दूसरा फ्यूचर है कि ये है, ये डॉक्यूमेंट है कलेक्टिव विजडम का, ठीक है। कलेक्टिव विजडम, कलेक्टिव विजडम मतलब बताऊं तो कई लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करा है और बोला है कि हाँ भाई, ये क्रिटिसिज्म में बोला है कि कलेक्टिव विजडम को जो बैग है बोरोइंग्स का, ना कि विजडम का। बैग ऑफ बोरोइंग्स मतलब इन्होंने बोला है कि ये ओरिजिनल नहीं है, नॉट ओरिजिनल, ठीक है। कॉपी पेस्ट आइडिया पे बेस्ड था अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कई लोगों ने बोला कॉपी पेस्ट आइडिया। अब तीसरा बताऊं तो अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है भाई उतना टफ नहीं है रिजिडिटी करने में, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से भी हो जाते हैं कई चीज़ें, और कई चीज़ें स्पेशल मेजोरिटी भी चाहिए होती है, ठीक है। अब चौथा पॉइंट देखो, चौथा पॉइंट मतलब, ठीक है, ना ही यहाँ पे नेदर जुडिशल सुप्रेमेसी है, जुडिशल सुप्रेमेसी कहाँ पे है, यूएसए में, और ना ही यहाँ पे पार्लियामेंट्री सोविजनिटी है, ठीक है। पार्लियामेंट्री सोविजनिटी कहाँ पे है, यूके में है। तो भाई ओवरऑल यहाँ पे है क्या, तो यहाँ पे है मेरी कॉन्स्टिट्यूशनल की सुप्रेमेसी। तभी तो मैं आपसे पहले लेक्चर से बोलने वाला हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन जो है सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, ठीक है। अब पांचवा पॉइंट देखो, ठीक है, पांचवा पॉइंट है मेरा, यहाँ पे फेडरल पॉलिटी है विथ यूनिटरी वाइज। अब इसका डिफरेंस बता देता हूँ आपको मैं, फेडरल पॉलिटी और यूनिटरी पावर में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फेडरल पॉलिटी में होता है कि मान लो ये यूनियन गवर्नमेंट है और ये मेरी रीजनल गवर्नमेंट है, ठीक है, और ये मेरा कॉन्स्टिट्यूशन है। ओवरऑल क्या है यहाँ पे, डिवीज़न ऑफ पावर है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रखा है, ठीक है। फेडरल पावर का मतलब ही एक वर्ड से आया है वो, जिसका मतलब है फोर्डिस, FOEDUS, जिसका मतलब ही होता है एग्रीमेंट। तो दोनों के बीच में एग्रीमेंट है डिवीज़न ऑफ पावर का, ठीक है। और यूनिटरी बाइस मतलब कि सिंगल या एक ही गवर्नमेंट होगी जो पावरफुल रहेगी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और वो गवर्नमेंट कौन सी होगी, वो होगी मेरी यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट जो होगी वो अबॉलिश कर देगी मेरी किसको, अबॉलिश कर देगी रीजनल गवर्नमेंट को। ये कहाँ होता है, यूके में, ठीक है, ठीक हो गया ना। और जो फेडरल पॉलिटी का कंसेप्ट है ये है मेरा यूएसए में, ठीक है। और जो इंडिया है ये दोनों का मिक्सअप है। अब मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा डिफरेंस बता दे रहा हूँ आपको, मैं एक टेबल बना दे रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूँगा फेडरल पॉलिटी और यहाँ पे मैं लिखूँगा यूनिटरी, ठीक है। अब पहला पॉइंट इसमें आ जाएगा, बस इतना ही पेज है तो इतने में ही कवर करना पड़ेगा ना, हाँ। फेडरल पॉलिटी में आ जाता है मेरा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन, और जाता है ड्यूअल कॉन्स्टिट्यूशन, और जाता है ड्यूअल गवर्नमेंट, और जाता है ड्यूअल सिटीजनशिप, और जाता है बाईकैमरलिज्म और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। और इसमें आ जाता है मेरा अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यूनिटरी में, और सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे होती है सिंगल गवर्नमेंट भी हो सकती है या ड्यूअल गवर्नमेंट भी हो सकती है, ठीक है। और क्या होगा इसमें, यूनियन गवर्नमेंट जो है वो पावरफुल होगी रीजनल गवर्नमेंट से। और सिंगल सिटीजनशिप और
यहाँ पे क्या बोला था, बाईकैमरलिज्म में, हाँ यहाँ पे होता है यूनिकैमरलिज्म भी होता है या बाईकैमरलिज्म भी होता है, ठीक है। और इंटीग्रेटेड जुडिशरी होती है। अब भाई हाईलाइट कर रहा हूँ कुछ चीज़ों को, अभी आप खुद बताना, आपने पूरा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ लिया है, आपको इसमें से क्या क्या चीज़ें ऐसी लग रही हैं कि हाँ भाई जो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में है, इंडिया ने क्या क्या अडॉप्ट कर रखा है, एक रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर रखा है। अरे यार ये क्या हो गया, लला हाईलाइटर लेना था, ये ले लिया, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक हो गई बात, सही है। हाँ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं है ना, सबको पता है ना। ड्यूअल सिटीजनशिप है कि सिंगल सिटीजनशिप है, इंडिया में मेरी सिंगल सिटीजनशिप है, पता है ना सबको। हाँ और ड्यूअल गवर्नमेंट है क्या इंडिया में, हाँ इंडिया में लेकिन ड्यूअल गवर्नमेंट है, लेकिन इंडिया ये मॉडल फॉलो करता है, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट जहाँ पे ज़्यादा पावरफुल है, सिंगल गवर्नमेंट भी है ड्यूअल गवर्नमेंट भी है, ठीक है। हाँ ड्यूअल गवर्नमेंट है इंडिया में, ठीक है। और इंडिया ड्यूअल सिटीजनशिप को अपनाता है कि सिंगल सिटीजनशिप को अपनाता है, सिंगल सिटीजनशिप को अपनाता है भाई, एक ही नागरिकता तो है। ये जो क्या है कि हम अगर केरला में रह रहे हैं तो केरला के नागरिक कहलाएंगे, और अगर उत्तराखंड में रह रहे हैं तो उत्तराखंड के नागरिक कहलाएंगे, एक ही सिटीजनशिप तो मिली हुई है हमारे पास। और जुडिशरी की बात करी जाए तो इंडिया में जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है और इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है, समझ गए। इंडिपेंडेंट मतलब कि भाई जुडिशल सुप्रीमेसी है, लेकिन जुडिशल का जो अपॉइंटमेंट होता है वो एग्जीक्यूटिव वगैरह के ही थ्रू होता है, और जो जुडिशरी है उसको पूरा राइट दे रखा है कि हाँ भाई तू जुडिशल रिव्यू कर, अगर कोई कहीं पे गलत कर रहा है तो तू कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे बचा। तो 5 फीचर बता दिए मैंने आपको, ठीक है, 5 फीचर बता दिए। पहला क्या था, लेंथिएस्ट रिटर्न है, डिवीज़न है कलेक्टिव विजडम का, और क्या बोला था, फेडरल पॉलिटी प्लस यूनिटरी वाइज है, और क्या बोला था, ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी प्लस फ्लेक्सिबिलिटी है, और क्या बोला था, ना ही जुडिशल सुप्रीमेसी है और ना ही पार्लियामेंट्री सोविजनिटी है। तो ओवरऑल है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल सोविजनिटी है, ठीक है। बता दिया ना आपको पूरा मैंने। फेडरल पॉलिटी का एग्जांपल है यूएसए और यूनिटरी वाइज का है यूके, ठीक है, समझ गया ना। अब छठा पॉइंट देख लो, छठा पॉइंट, 5 ही आ पाए वहाँ पे। अरे यार ये ग्रुप वाले क्या क्या मैसेज भेजते रहते हैं, पता नहीं, पागल हैं, कुछ काम धंधा तो है नहीं इनका, इनकी तरह मत बनना आप लोग। छठा पॉइंट है मेरा फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो इनके बेसिस पे मैंने पूरा एक अलग चैप्टर आना है, ठीक है। ये आगे आने वाले आपके चैप्टर्स हैं जो कि आपने बहुत डिटेल्स में पढ़ने हैं, तब भी आपको थोड़ा सा आइडिया तो दे ही देता हूँ, मुझ जैसा आदमी तो दे ही देगा, क्योंकि जो पूरी पॉलिटी पढ़ चुका है वो दे ही देगा। फंडामेंटल राइट्स मेरी पार्ट 3 में मेंशंस हैं, ठीक है। आर्टिकल हैं 12 से 35 तक के, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स सबसे बड़ा चैप्टर है, इसमें पूरे राइट्स पढ़ोगे आप, अपने 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, सबको पढ़ना है, सबको पढ़ेंगे भाई, ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में। अगर आपने सपोर्ट करा तो, वरना मैं यहीं पे रोक दूंगा, क्योंकि मेरे को तो रोज़ पढ़ना ही है, मैं तो अपना रिवीजन कर ही रहा हूँ। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करूँ तो ये है मेरी पार्ट 4A में, ठीक है, ठीक है। आर्टिकल है इसमें 51A, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी इसको किस अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो आया था मेरा, कब आया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसके द्वारा 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड करा गया था, ठीक है। कितनी, 10। अब एक चीज़ और देख लो, ये आपसे पूछा जाएगा कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लाई गई हैं, वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लाई गई हैं, और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कहाँ से लाई गई हैं, वो लाई गई हैं यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। मैच द फॉलोइंग में कई बार ये एमसीक्यू आ जाता है, ठीक है, कि ये कहाँ से अडॉप्ट करा गया है, ठीक है। छठा पॉइंट हो गया, टेंशन मत लेना, ये प्रॉपर आर्टिकल्स पढ़ने हैं, अगर ये यहाँ पढ़ाने बैठ गया तो भाई ये वीडियो का कॉन्स्टिट्यूशन का अंत ही नहीं होगा, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स अलग चैप्टर आएगा, मैंने बताया था ना, रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन अपना हर चीज़ अलग अलग है, प्रॉपर डिफाइन कर रखी है, ठीक है। कंसेप्ट को रिलेट तो कर ही पा रहे होगे आप लोग। अब 7वां पॉइंट है मेरा लोकल बॉडीज़ भाई, ठीक है, लोकल बॉडीज़, ठीक है। लोकल बॉडीज़ की बात करूं तो ये मेंशन है मेरे पार्ट 9A में, ठीक है, पार्ट 9A। और आर्टिकल की बात करूं तो इसमें हम पढ़ेंगे 243P से 243G तक, ठीक है। और ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट से लाई गई हैं, 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 द्वारा, ठीक है, समझ गए ना, हाँ समझ ही गए होगे यार। आगे जब आएंगे तो बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे, मज़ा आता है भाई पॉलिटी पढ़ने में। 8वां पॉइंट देख, कलर चेंज कर ले भाई, जो 8वां पॉइंट है मेरा वो पढ़ने हैं मुझे इमरजेंसी प्रोविजंस, इमरजेंसी
प्रोविजंस, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजंस कौन से पार्ट में है, चलो बताना, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ XV111, ठीक है। क्या है ये, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। ये कौन से आर्टिकल्स में है मेरे, 352 से 360 तक है। इमरजेंसी प्रोविज़न कौन कौन से होते हैं, कमेंट सेक्शन में बताना। ये भी 3 टाइप के हैं, बताना, ठीक है। एक बता देता हूँ, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। और बताना, क्योंकि सबसे सरल था तो मैंने बता दिया ठीक है। चलो यार एक और बता देता हूँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। चलो एक और बता देता हूँ यार, नेशनल इमरजेंसी, ठीक है। तीनों टाइप की इमरजेंसी आपको मैंने बता दी। अब इनके आर्टिकल आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, नेशनल इमरजेंसी किस में, फाइनेंशियल इमरजेंसी किस में और प्रेसिडेंशियल रूल किस में है, ठीक है। इसके आर्टिकल लिख देना प्रॉपर, ठीक है। इमरजेंसी नाम सुनते ही वैसे आपके दिमाग में नहीं आई, इंदिरा गांधी जी आ गई होंगी, मेरे अकॉर्डिंग तो आ गई होंगी, ठीक है। तो इमरजेंसी प्रोविजंस में जब जाएंगे तो बहुत मज़ा आएगा, आगे आने वाले लेक्चर्स में बहुत मज़ा आया भाई। अभी तो मैं बेसिक आपको इंट्रो दे रहा हूँ कि ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन के सेलेंट फीचर्स हैं, बस ये बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। अब 9th आ जाता है मेरा DPSPs भाई, जो इक्वल राइट्स वगैरह की डिमांड करते हैं, वो समझ लो कि बेसिकली वही हैं DPSPs। मज़ा आएगा पढ़ने में, टेंशन मत लो। DPSPs मेरे पार्ट 4th में हैं और इसमें आर्टिकल्स बात करेंगे 36 से 51 की, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन केसेस की बात करेंगे। और DPSP, चलो एक क्वेश्चन बताओ कि फंडामेंटल राइट्स और DPSPs में कौन प्रिवेल करेगा, ठीक है। क्या एरो यहाँ को आएगा, क्या एरो यहाँ को आएगा, कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। कौन प्रिवेल करेगा, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन है इसलिए बोल दिया, पता ही होना चाहिए यार। अब 10th एक और फीचर है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन। दिल्ली में भाई 5 तारीख को इलेक्शन है, अब देखते हैं। अच्छा चैप्टर है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इसके बारे में भी प्रॉपर डिटेल करेंगे, ठीक है। अरे यार कुछ चीज़ें बताना तो भूल ही गया, जैसे कि जो DPSPs है मेरी, वो आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाई गई हैं। कौन से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाई गई हैं, ठीक है। और जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो मेरे लाए गए हैं विमर कॉन्स्टिट्यूशन से। कहाँ का है ये भाई, जर्मनी का। तभी तो बोला गया था कि क्रिटिक्स ने वो करा था ना कि ये है कॉपी पेस्ट आइडिया पे, समझ गए क्यों बोला था कॉपी पेस्ट आइडिया है, इसी चक्कर में बोला था कि कॉपी पेस्ट आइडिया पे बेस्ड है। तो इतना समझ आ गया आपको, सेलेंट फ्यूचर्स भी बता दिए मैंने आपको, ठीक है। अब क्या रह गया है, अब रह गई है यूटिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगले पन्ने में डिस्कस करते हैं। चलो अब रह गया है यूटिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यूटिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पढ़ लोगे यूटिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। वैसे एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मैंने आपको नहीं बताई है, ठीक है। तो यूटिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो आइए पढ़ते हैं। तो पहली यूटिलिटी क्या है, पहली यूटिलिटी है मेरी टू इस्टेब्लिश अ लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। लिमिटेड गवर्नमेंट शुरू से भौके पड़ा हूँ मैं, लिमिटेड गवर्नमेंट, अब तो आ जाना चाहिए यार। इसमें डॉक्ट्रिन ऑफ लिमिटेड गवर्नमेंट भी है, ठीक है। ये कहाँ से आया था, केशवानंद भारती केस से आया हुआ था मेरा 1973 के, और उसने जो मेरे को दिया बेसिक स्ट्रक्चर उससे हुआ है पूरा, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ओवरऑल क्या है देखो, ये चार्ट बनाया है, बोल दिया था इंडिया के केस में जुडिशरी सुप्रीमेसी है। जुडिशली सुप्रीमेसी तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी है। जुडिशली मतलब करेक्ट करती है भाई, अभी डायग्राम से पता लग जाएगा आपको, ठीक है। जुडिशली फाइनल इंटरप्रेटर है, यहाँ है फाइनल इंटरप्रेटर है। इन दोनों पे जुडिशल रिव्यू करती है, ठीक है। इन दोनों पे जुडिशल रिव्यू करती है, ओवरऑल यही है, ठीक है। और लिमिटेड गवर्नमेंट से ही मेरा एक आइडिया आया था, किसका, वो भी कर लो, सेपरेशन ऑफ पावर। अब ये सेपरेशन ऑफ पावर क्या है भाई, देखो कि ये लेजिस्लेचर है, ये जुडिशरी है, ये एग्जीक्यूटिव है, तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। अब ये आइडिया कहाँ से आया था मेरा, एक अपने भाई साहब थे ठीक है। इसकी भी कहानी बता देता हूँ, चलो। 1660s में क्या था, फ्रांस एक लुइस 16 नाम के किंग थे भाई अपने, उसने कुछ ऐसी चीज़ें बोल दी थी, खतरनाक चीज़ें बोल दी थी, बता देता हूँ। उसने बोला था कि आई एम द स्टेट, मतलब
आई एम फ्रांस, आई एम द फ्रांस, ठीक है, ये बोला था उसने। और उसने बोला था कि मेरे पास है अनलिमिटेड पावर, ठीक है। और क्या बोला था, 72 ईयर्स का था, 5 ईयर तक किंगशिप करी थी, ठीक है, 5 ईयर तक किंग रहा था, ठीक है। अब ये आइडिया किसने दिया, ठीक है, अपने भाई साहब आए मोंटेस्क्यू, ठीक है। मोंटेस्क्यू एक फ्रेंच फिलोसोफर थे। 1748 में वो अपनी बुक में स्पिरिट ऑफ लॉ, एक बुक थी उनकी, वहाँ पे इन्होंने बोला सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया दिया, ठीक है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर, मोंटेस्क्यू ने कहा, क्या कहा था कि कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए। किसका होना चाहिए कंप्लीट सेपरेशन, डायग्राम कहाँ गया इसका, कंप्लीट सेपरेशन होना चाहिए, ठीक है, तीनों यूनिट का, ठीक है, कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है। और फिर इसको यूएसए ने अपना लिया था यूएसए ने अपना लिया था 1789 में, और इंडिया ने अपनाया इसे 1949 में, 1949 में, ठीक है। इंडिया ने कंप्लीट सेपरेशन ऑफ पावर तो नहीं करा, मतलब पार्शियली सेपरेशन ऑफ पावर कर दिया था, ठीक है, ठीक है। और जो लुइस 14 बेचारा था ना, बेचारा जब मैंने कहा था 5 साल का वो रहा था, तो 77 साल में बेचारा मर गया था यार, ठीक है। बेचारा कहता था आई एम द स्टेट, आई एम द फ्रांस, मर गया बेचारा, ठीक है। ये था। एक चीज़ और रह गई है इसमें, बता दे रहा हूँ, ठीक है। तुम भी क्या याद रखोगे यार, सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए तुम्हारे। डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, वैसे मैं पहले लेक्चर में बता चुका हूँ ये चेक्स एंड बैलेंस का डॉक्ट्रिन। एक बार और डायग्राम बना देता हूँ चलो तुम्हारे लिए यार। ब्लैक पेन उठा ले मेरे भाई, जहाँ पे चेक्स एंड बैलेंस डाल दो, चेक्स एंड बैलेंस डाल दो, जहाँ पे एग्जीक्यूटिव को रखो, यहाँ पे रखो लेजिस्लेचर को, मर्जी यहाँ भाई कुछ भी कर लेना। वैसे जुडिशरी को टॉप पे रखो तो ज़्यादा बेटर रहता है। अब जुडिशरी क्या करती है, मैंने सबको बताया है, जुडिशल रिव्यू करेगा, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पे भी और लेजिस्लेचर पे भी, ठीक है। जुडिशल रिव्यू करता है ना, हाँ। और लेजिस्लेचर क्या करता है, रिमूव करता है। रिमूव कैसे करता है, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू, ठीक है। अब लेजिस्लेचर क्या करेगा, रिमूव करेगा और क्वेश्चन पूछेगा। किससे पूछेगा, एग्जीक्यूटिव से। किस टाइम में पूछेगा, क्वेश्चन आवर्स वगैरह में पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव क्या करेगा भाई, यहाँ पे करेगा प्रोसीडिंग्स, ठीक है, प्रोसीडिंग्स करेगा, समझ गए ना। और एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में क्या करता है ये तो बता यार, अपॉइंटमेंट करता है। देखो, एक अपॉइंट कर रहा है, एक रिमूव कर रहा है, और ये क्या कर रहा है, दोनों का जुडिशियल रिव्यू कर रहा है, समझ गया ना। यही है कॉन्स्टिट्यूशन सेपरेशन। चेक्स के थ्रू क्या करता है, चेक्स के थ्रू भाई लिमिट लगाई जाती है। और लिमिट कैसे लगाई जाती है मेरी, जुडिशियल रिव्यू से, ठीक है। और बैलेंस कैसे बनता है मेरे भाई, बैलेंस बनता है, बैलेंस प्रोवाइड करा जाता है। प्रोवाइड कैसे कराया जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू, ठीक हो गया। ये जो ये प्रिंसिपल आया था, ये आया था मेरा विशाखा गाइडलाइन से, विशाखा गाइडलाइंस के थ्रू, ठीक है, समझ गए ना। अब तो सब बता दिया है, अब तो सब बता दिया है ना, हाँ। क्रिटिसिज्म भी सुन लो कॉन्स्टिट्यूशन के, अगर वहाँ पे प्रॉपर समझना है तो। क्रिटिसिज्म क्या है भाई, कि एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है और कार्बन कॉपी है 1935 एक्ट की, पढ़ेंगे, बहुत चीज़ें ली गई हैं। और क्या बोला गया है, और चीज़ें भी देख लो कि साइज इतना बड़ा है, एलिफेंटा साइज बोला जाता है, और पैराडाइज ऑफ लॉयर्स है। इस पॉइंट से तो मैं एग्री करूँगा, क्योंकि लॉयरिक लैंग्वेजेस हैं बहुत। और बोला गया कि एंटी इंडियन है, ठीक है, और अन इंडियन है। तो ये चीज़ें बोली गई हैं, समझ गए, समझ गए ना, समझ गए सारी चीज़ें। तो अब क्या क्या बोला जाएगा, अब तो आप वैसे मेरे अकॉर्डिंग तो आप प्रिपेयर हो चुके हो भाई, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ कुछ चीज़ें अगर रह रही हैं, तो अगर आपको थोड़ी बहुत चीज़ें और बता देता हूँ मैं, जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं। कैसे क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं, नहीं इसको ऊपर ही लिख लेते हैं यार, चलो हाँ, ये मैं स्लाइड आपको दे दूँगा ना। ये प्री में आ सकती हैं भाई, ये प्री छोड़ो, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में आ सकती हैं, इसलिए इसके लिए एक स्पेशल डब्बा बना देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पोर्टेंट,
ठीक है। अब इसमें क्या बोलूँगा मैं, ठीक है। अब डेट्स हैं यार, इसमें डेट्स याद रखना बस, और कुछ नहीं है। एक साइज और छोटा कर दे यार। अरे यार ये पागल आदमी है, कितनी रीली भेजता है। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट करा गया था, ठीक है। 24 जैन 1950 को क्या करा गया था, नेशनल एंथम को अडॉप्ट करा गया था, ठीक है। 24 जैन फिर से डाल दें 1950, बहुत चीज़ें हुई थी यार 1950 में, इस डेट को नेशनल सॉन्ग को भी अडॉप्ट करा गया था, ठीक है। और 24 जैन 1950 को पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, इनको भी करा गया था, ठीक है। और क्या बोला गया था, चलो इतनी चीज़ें हैं बस, ये चीज़ याद रख लेना, 4 चीज़ें हैं जो पूछी जा सकती हैं हर टाइम, ठीक है। एक अमेंडमेंट एक्ट और बता दे रहा हूँ, एक अमेंडमेंट एक्ट और बता दे रहा हूँ भाई, ठीक है। एक अमेंडमेंट एक्ट और बता दे रहा हूँ, सुन लो, काम आएगा। उसमें आ सकता है, किसमें, किसी भी लैंग्वेज में आ सकता है। कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो तो मेरा जब आया था तो इंग्लिश वर्जन में आया था, तो 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया था, ठीक है, 1987 का। उसने बोला, उसने एक नया आर्टिकल इनेक्ट करा था, 394A था मेरे अकॉर्डिंग, शायद एक बार चेक कर लेना यार, मेरे को यही याद है 394A, ठीक है। कौन से पार्ट में था ये, 22 पार्ट में। इस आर्टिकल ने बोला गया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका हिंदी वर्जन में निकाला जाए भाई, ठीक है, हिंदी वर्जन, ठीक है, ये बोला गया था, ठीक है। तो ये याद रख लेना यार, एक बार चेक कर लेना 394A ही है क्या, मेरे को 394A ही नाम से याद है, तब मैं बोल रहा हूँ 394A ही है शायद, समझ गए। तो इसी के साथ एक लेक्चर को मैं एंड करता हूँ। आपसे आशा करता हूँ कि आपने पहला लेक्चर बहुत अच्छे से देखा होगा और प्रॉपर आपको पूरा पढ़ाई दिया है भाई कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन पे लेक्चर नहीं आएगा, अब जो मेरा अगला लेक्चर आएगा भाई वो प्रीएम्बल के बारे में बात करेंगे थोड़ी बहुत। प्रीएम्बल को कंप्लीट करते हैं, फिर अपने प्रीएम्बल कंप्लीट करने के बाद अपने पॉलिटी के पार्ट 1 में घुसेंगे। पार्ट 1 में क्या पढ़ेंगे हम, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, तो ठीक है, उसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक पढ़ेंगे अपने, और अलग अलग केसेस भी पढ़ेंगे। बेरोवारी यूनियन केस बहुत फेमस है, उसको पढ़ेंगे। पहले तो प्रीएम्बल पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहीं पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। बाय बाय, गुड नाइट, सभी सो जाना, और प्रॉपर जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं भाई उनका आंसर्स दे देना यार कमेंट सेक्शन में, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में।